कमेंट कर देना। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संदेश संप्रेषण का माध्यम है? उच्चारित, लिखित, भावभंगिमा व चिन्ह और ये सभी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीजें जो है संप्रेषण का माध्यम है। डी आंसर आएगा। स्वास्थ्य व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक सूचना प्राप्त करता है? देखना, सुनना, सूंघना, छूना। मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किसके माध्यम से अधिक सूचना प्राप्त करता है? देखकर करता है। सामुदायिक संगठन में इंपावरमेंट इंडिकेटर क्या नापते हैं? देखो सामुदायिक संगठन में जो इंपावरमेंट इंडिकेटर होते हैं वो क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं समुदाय की आत्मनिर्भरता और क्षमता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कम्युनिटी ओनरशिप का उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी ओनरशिप का उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। यहाँ सामुदायिक संगठन में सोशल ऑडिट का महत्व क्या है? सोशल ऑडिट का महत्व क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा संगठन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता की जांच करना। ये जो है सोशल ऑडिट का महत्व है सामुदायिक संगठन में। जेंडर इक्वालिटी का सामुदायिक संगठन में क्या महत्व है? जेंडर इक्वालिटी का सामुदायिक संगठन में क्या महत्व है? ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से देखना, इसका आंसर आ जाएगा सभी लिंगों को समान अवसर और भागीदारी देना। यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर। निम्न में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक है? तो देखो प्रभावी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक अवरोधक क्या है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, अगर आपको याद होगा। इसका आंसर आ जाएगा दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण। यहाँ आंसर लगा देंगे ए आंसर। संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो संप्रेषण के बारे में, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, जो आप आपस में बात करते हैं उसी को संप्रेषण कहते हैं। तो इसके बारे में क्या सत्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा यह एक गतिशील प्रक्रिया है। ये वाला पॉइंट आपका सही आ जाएगा। इनमें से कौन संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय श्रव्य। मैंने आपको बोला है कि श्रव्य होना ही काफी नहीं है, सक्रिय होकर सुनना जरूरी है। तो सी आंसर आएगा। तो कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? स्पष्टता, अवधान, समन्वय, पदानुक्रम। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पदानुक्रम जो है ना, ये प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है। स्पष्टता है, अवधान है, समन्वय है, पर पदानुक्रम नहीं है। एक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या है? देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई सामुदायिक संगठन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का पहला कदम क्या होता है? तो ये होता है समस्या की पहचान करना। आप बोलोगे सर ए आंसर करेक्ट आएगा। बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीबीओ बोलते हैं, का उद्देश्य क्या होता है? देखो यहाँ पूछा जा रहा है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है सामुदायिक विकास। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। 13वां क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन में सोशल मैपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? सोशल मैपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, क्या लगाओगे? आंसर आ जाएगा समुदाय की समस्या का मानचित्र बनाने के लिए। यहाँ आंसर लगा देंगे 13वें का ए आंसर। 13वें का क्या आंसर लगा देंगे? ए आंसर। कैपेसिटी असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? देखो कैपेसिटी असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करें तो इसका आंसर देगा समुदाय की क्षमता और संसाधनों का आकलन करना। ये होता है कैपेसिटी असेसमेंट का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि सामुदायिक संगठन में कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिविटी क्यों महत्वपूर्ण है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है दोस्तों विरोधाभास, और सेंसिटिविटी मतलब होता है देखो सेंसिटिविटी मतलब ऐसा टॉपिक जिसको अगर आप छेड़ोगे तो उससे विवाद होने का भाव पैदा होता है, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिविटी क्यों महत्वपूर्ण है सामाजिक संगठन में? तो इसका आंसर आ जाएगा संघर्ष को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिविटी क्यों महत्वपूर्ण है? संघर्ष को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए। ठीक है, सामुदायिक संगठन में इनक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? सामुदायिक संगठन में इनक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा सभी वर्गों और समूहों को शामिल करना। माफी चाहूंगा, सभी वर्गों और समूहों को शामिल करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक संगठन में ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का क्या उद्देश्य है? देखो सामुदायिक संगठन में ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है खुलापन और जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 17 की, तो 17 का जो आंसर आ जाएगा डियर, ये आ जाएगा बी आंसर। ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है। ठीक है, कम्युनिटी इनिशिएटिव का मतलब क्या है? कम्युनिटिव इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? तो ये होता है समुदाय के लोगों द्वारा शुरू की गई गतिविधियां, ये होता है कम्युनिटिव इनिशिएटिव का मतलब। चलिए प्रोसेस जो होती है सामुदायिक संगठन में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, समुदाय के सभी सदस्य। सामुदायिक संगठन में इम्पैथी का महत्व क्यों है? इम्पैथी का महत्व क्यों है सामुदायिक संगठन में? तो इसका आंसर आ जाएगा सदस्यों की भावना और जरूरतों को समझने के लिए। सदस्यों की जो भावना है और जो जरूरत है उसको समझने के लिए इम्पैथी का महत्व होता है। ठीक है, अशाब्दिक संप्रेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? देखो अशाब्दिक संप्रेषण अगर आपको करना है तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है? स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर देने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रेषक व ग्राही दोनों एक ही सांस्कृतिक परिवेश के होना चाहिए। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सी आंसर आएगा। इनमें से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है?
तो इसका आंसर आ जाएगा पृष्ठ पोषण, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? देखो, निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो समस्या को पहचानना और चिन्हित करना। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इसका जो आंसर आ जाएगा डी आएगा। लेते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? निर्णय लेते समय हमेशा याद रखना है, निर्णय लेते समय आपको ये क्वेश्चन बन रहा है कि निर्णय लेते समय बताइए कि किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? तथ्य को, कानूनी समस्याएं को, कार्यक्रम की प्रकृति को, ये सभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ, निर्णय लेते समय आपको तथ्य को भी ध्यान में रखना है, कानूनी समस्याओं को भी, कार्यक्रम की प्रकृति को भी। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। इनमें से कौन प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? पहल, लचीलापन, व्यापकता, मतान्धता। मैं आपको बता देता हूँ 25 का आंसर आ जाएगा मतान्धता। यहाँ पर संचार एक सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है, निम्न में से किनके मध्य समन्वय स्थापित करता है? देखो, संचार जो होता है ना, संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, ये किसके मध्य समन्वय स्थापित करता है? ये क्वेश्चन बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेषक, प्राप्तकर्ता और संदेश, इनके मध्य जो है ये समन्वय स्थापित करता है। किस किसके मध्य में? प्रेषक के मध्य में, प्राप्तकर्ता और संदेश के बीच में। निम्न में से कौन अंतरव्यक्तिक संचार के संभावित परिणाम नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? तो इसका आंसर आ जाएगा श्रोता संदेश से ना तो सहमत हो ना ही असहमत। यही जो है अंतरव्यक्तिक संचार के संभावित परिणाम नहीं हो सकते। कम्युनिटी एक्शन प्लान बनाने का पहला चरण क्या है? कम्युनिटी एक्शन प्लान अगर आपको बनाना है तो पहला उसका चरण है वो क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा समुदाय की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकता क्या है उसका निर्धारण करना सबसे पहला चरण होता है। संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संचार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। संचार समाज के लिए वैकल्पिक है, बिल्कुल गलत, यही गलत आएगा। देखो, संचार तो समाज के लिए वैकल्पिक होना ही नहीं चाहिए। वैकल्पिक का मतलब है कि भाई तुमको संचार करना है करो, नहीं करना है मत करो, यही होता है इसका मतलब। पर संचार कभी भी वैकल्पिक हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा जरूरी है संचार समाज के लिए। ये वाला पॉइंट आपका गलत आएगा। 29 का ए नंबर 1 संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है। आपको ये पूछा जा रहा है कि संप्रेषण के लिए बाधक क्या नहीं है? पहले दिया प्रतिपुष्टि, परिवेश प्रभाव, शोर, मतान्धता। मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा प्रतिपुष्टि। ये जो है ना संप्रेषण के लिए बाधक नहीं है। तो सही अनुक्रम क्या है? मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, अगर आपने मेरी क्लास देखा है तो आपको पता होगा कि संप्रेषण का सही क्रम अगर आपको पूछा जाए, सबसे पहले प्रेषक होता है, फिर संदेश होता है, फिर पाने वाला होता है, यही इसका सही क्रम होता है। तो याद रखना सी आएगा, प्रेषक, संदेश, पाने वाला। 32 निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? कौन सा संप्रेषण प्रभावी होता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप लगाना जब बोलने व सुनने वाले की योग्यता समान होती है। याद रखना, वो संप्रेषण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब बोलने और सुनने वाले की क्षमताएं समान होती है। वैसे कौन सा संप्रेषण संदर्भ नहीं है? धार्मिक संदर्भ, भौतिक व पर्यावरणीय, सामाजिक संदर्भ, मनोवैज्ञानिक संदर्भ। संप्रेषण के संदर्भ में क्या नहीं है? तो धार्मिक संदर्भ नहीं होता, बाकी भौतिक और पर्यावरणीय होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। पर निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? उदाहरण देना, चित्रमय प्रदर्शन, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना। इसका जो आंसर आ जाएगा चित्रमय प्रदर्शन, ये जो है अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का संदेश का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सक्रियता से सुनना। फिर दिया है संकेत संप्रेषण में संदेश का भाग नहीं है। देखो, संदेश में क्या होता है? सक्रियता से सुनना, ये भाग नहीं होता, बाकी भंगिमा, भाव भंगिमा, संकेत होते हैं, परंतु सक्रियता से सुनना संदेश में के व्यवधान में क्या शामिल है? पहले दिया सूचना फिल्टर करना, क्षमता से अधिक सूचना, रक्षात्मकता, उद्देश्य की सत्यनिष्ठता। मैं आपको बता देता हूँ 36 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी आंसर। मतलब 1 2 3 ऊपर के सही आएंगे। देखो, संप्रेषण के व्यवधान में सूचना फिल्टर करना है, बिल्कुल सही बात। फिर दिया है क्षमता से अधिक सूचना, ये भी सही है, रक्षात्मकता ये भी सही है। मतलब संप्रेषण के व्यवधान में ये तीनों चीजें सही हैं। अखबार आदर्श रूप में डेस्क के संचार का माध्यम होना चाहिए। तो अखबार जो है, आपको पता है कि भाई अखबार जो है वो सूचना और तथ्य का माध्यम होना चाहिए। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्ववाक्य को मानते हुए किसको स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है? किसको लेता है? तो ये लेता है सामाजिक दायित्व को। प्रजातंत्र जो है वो सामाजिक दायित्व को जो है स्वीकारात्मक दृष्टि के रूप में लेता है। एक ऐसा शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, खंड या वाक्यों को जोड़ता है, तो कौन है? तो ये है आपका, कौन जोड़ता है? संयोजक जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका बी, एक सेकंड, यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, डैश एक ऐसा शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, खंड, वाक्यों को जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है? तो ये है संयोजक, है ना। तो बी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। में डैश एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है और सबसे अधिक वक्ता से नकारात्मक प्रतिक्रिया लाने की संभावना है। तो क्या माना जाता है? तो ये है आपका टोकना। देखो, संप्रेषण में टोकना एक आक्रामक व्यवहार के रूप में माना जाता है, क्योंकि अगर आप किसी को टोक दोगे ना तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा और वो फिर उस चीज को और भी नहीं सीख पाएगा। तो ये टोकना इसका राइट आंसर आएगा। ग्राहक ना केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश दूसरों से करता है।
कौन सा ग्राहक जो है ना केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश दूसरों से करता है। जो ग्राहक संतुष्ट होगा, जो आपकी सर्विस से संतुष्ट होगा ना, वही ग्राहक क्या करेगा, आपके दुकान पर वापस लौटेगा और दूसरे को भी बोलेगा कि वहां पर जाओ। में डैश सुनना को क्रिटिकल सुनने के रूप में कहा जाता है। कैसा सुनना क्रिटिकल सुनना कहलाता है अंग्रेजी भाषा में, तो इसको बोलते हैं एवेल्यूएक्टिव। ठीक है, के भीतर संवाद करने के लिए जिस दस्तावेज का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा मेमो कहते हैं इसको, बी आंसर आएगा। इस भाषा में स्लम्बर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्लम्बर का सही पर्यायवाची शब्द है स्लीप। मौखिक संचार की हानि की पहचान करें। मौखिक संचार की हानि की पहचान करना है। तत्काल प्रतिक्रिया संभव है, श्रोता की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है, काफी पैसा समय खर्च होता है और दोस्तों से बात करना आसान होता है। मौखिक संचार की हानि क्या होती है? काफी पैसा और समय खर्च होता है। यही सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, सामुदायिक संगठन जो है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है सामुदायिक समस्याओं का समाधान करना। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए, सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो ये होती है सहानुभूति। सामुदायिक संगठन का पहला चरण क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो समस्या की पहचान करना पहला चरण होता है सामुदायिक संगठन में। पार्टिसिपेटरी अप्रोच का अर्थ क्या होता है? पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसका आंसर याद रख लेना। पार्टिसिपेटरी अप्रोच मतलब होता है समुदाय के लोगों को निर्णय लेने में शामिल करना। सामुदायिक संगठन में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? प्रतियोगिता, सहभागिता, व्यक्तिगत विकास, वित्तीय प्रबंधन। मैं आपको बता देता हूँ, सामुदायिक संगठन में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सहभागिता। संगठन की सफलता का मापदंड क्या है? सदस्य संख्या, समस्या को समाधान, फंडिंग की उपलब्धता, सरकारी मान्यता। मैं आपको बता देता हूँ, सामुदायिक संगठन की सफलता का मापदंड है समस्याओं का समाधान, बी आंसर आएगा। SWOT स्वॉट विश्लेषण में टी का मतलब क्या होता है? तो टी का मतलब होता है इसमें थ्रेट। कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्देश्य क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्देश्य क्या है? तो यह है संगठन की दक्षता बढ़ाना। संगठन की दक्षता बढ़ाना कैपेसिटी बिल्डिंग का उद्देश्य होता है। और सामुदायिक संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा कौन हो सकता है? देखो, सामुदायिक संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा कौन हो सकता है? केवल नेता, सभी सदस्य, बाहरी विशेषज्ञ, केवल सरकारी अधिकारी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सभी सदस्य, बी आंसर। प्राथमिकता तय करने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ये तकनीक है ग्रुप डिस्कशन भी है, पर्सनल इंटरव्यू भी है, ब्रांड स्टॉर्मिंग भी है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर इसका डी आंसर करेक्ट आ जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? सामुदायिक संगठन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो ये होता है सामूहिक समस्याओं का समाधान, यही इसका राइट आंसर आएगा। संगठन में टीम वर्क का महत्व क्यों है? टीम वर्क का महत्व क्यों है? पहले दिया नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, सामूहिक प्रयासों को सफल बनाने के लिए, संगठन को बंद करने के लिए। आंसर जो आएगा, टीम वर्क का महत्व क्या है? सामूहिक प्रयासों को सफल बनाने के लिए। संगठन के लिए कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? लघुकालिक योजना, मध्यकालिक योजना, दीर्घकालिक योजना, उपरोक्त सभी। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 59 का जो आंसर आ जाएगा, सामुदायिक संगठन के लिए कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? तो मध्यमकालिक। क्वेश्चन मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया है भाई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब देखो, सामुदायिक संगठन के लिए सबसे ज्यादा तीनों इंपॉर्टेंट योजना है। ये माफी चाहूंगा मैं, एक मुझसे गलत हो गया। एडवोकेसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एडवोकेसी का मुख्य उद्देश्य, तो एडवोकेसी का मुख्य उद्देश्य होता है नीति और अधिकारों के लिए समर्थन। ये आंसर आ जाएगा बी। एडवोकेसी संगठन में कौन सा चरण अंतिम है? समस्या की पहचान, योजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। देखो, अगर बात करें 61 की तो इसका आंसर आ जाएगा अंतिम चरण मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मतलब किसी चीज का मूल्यांकन करना कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, इसी को बोलते हैं मूल्यांकन। इम्पावरमेंट का उद्देश्य क्या है? कम्युनिटी इम्पावरमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इस समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? फंड की कमी, नेतृत्व की कमी, सदस्यता की कमी, उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सामुदायिक संगठन की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो इस क्वेश्चन की बात करें 63वां क्वेश्चन की, तो फंड की कमी भी है, नेतृत्व की कमी भी है, सदस्यता की भी कमी है। मतलब आप बोलोगे कि डी आंसर करेक्ट आएगा। जा रहा है कि प्रभावी सामुदायिक संगठन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? 64वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा सामूहिक भागीदारी। यहाँ पर आएगा बी आंसर। संगठन में मॉनिटरिंग का क्या उद्देश्य है? मॉनिटरिंग का क्या उद्देश्य होता है सामुदायिक संगठन में? तो ये होता है संगठन की गतिविधियों का निरीक्षण करना। यहाँ लगा दोगे बी आंसर। ग्रुप्स का उद्देश्य क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है ना, याद रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 66वां इसका आंसर आ जाएगा समुदाय में आत्मनिर्भरता बढ़ाना। क्या होता है डियर? समुदाय में आत्मनिर्भरता बढ़ाना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है। बहुत बढ़िया। सामुदायिक संगठन में सबसे प्रभावी संवाद का तरीका कौन सा है? कौन सा है? तो देखो, व्यक्तिगत संपर्क है, बिल्कुल सही बात। जनसभाएं हैं, बिल्कुल सही बात। सोशल मीडिया है, बिल्कुल सही बात। आंसर आ जाएगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? देखो, 68 का आंसर आ जाएगा दीर्घकालिक विकास। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब पूछेगा, आप लगा लेना दीर्घकालिक विकास। सामुदायिक संगठन के लिए कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा है? तो ये मानव संसाधन है। मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है समुदाय को संगठित करना। यही जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का उद्देश्य होता है।
सामुदायिक संगठन में फैसिलिटेटर की भूमिका क्या होती है? फैसिलिटेटर की भूमिका क्या होती है सामुदायिक संगठन में? तो इसका आंसर आ जाएगा चर्चा का मार्गदर्शन करना। चर्चा का मार्गदर्शन करना, यही जो है सामुदायिक संगठन में फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। बी आंसर आएगा। माफी चाहूंगा, यहाँ पर लगाया मैंने ए हूँ, बी आएगा। ठीक है, ये बी में जो तीर लगाया ना यही आएगा। सामुदायिक संगठन में इवोल्यूशन का महत्व है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इवोल्यूशन मतलब होता है कि आप किसी चीज का कमियों और उपलब्धियों का विश्लेषण कर रहे हो, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। तो ए या बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का बी आंसर आएगा। बी करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। संगठन में ग्रुप डायनेमिक्स का क्या अर्थ है? देखो, ग्रुप डायनेमिक्स का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है समूह के भीतर सहयोग और बातचीत, यही होता है इसका मतलब। ठीक है। संगठन में ट्रांसपेरेंसी का अर्थ क्या होता है? तो ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है निर्णयों और कार्यों को खुला रखना। बिल्डिंग वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है? तो 75 क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा सदस्यों की क्षमता को सुधारना। यही संगठन में एडवोकेसी कैंपेन का उपयोग कब किया जाता है? एडवोकेसी कैंपेन का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा नीतियों और अधिकारों के लिए समर्थन में। सामुदायिक संगठन में रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन अगर मैं बोल रहा हूँ सामुदायिक संगठन में, तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका आंसर आ जाएगा समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। समुदाय के संसाधनों का उपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 77 का बी आएगा। बी आएगा राइट आंसर। सामुदायिक संगठन में पार्टनरशिप क्यों महत्वपूर्ण है? पार्टनरशिप क्यों महत्वपूर्ण है? 78, इसका आंसर आ जाएगा सहयोग बढ़ाने के लिए। नीड असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? नीड असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा समुदाय की प्राथमिकताओं की पहचान करना। ये सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का क्या महत्व है? नेटवर्किंग का क्या महत्व है बताइए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आ जाएगा अन्य संगठनों के साथ सहयोग। यही होता है नेटवर्किंग का मतलब। यही होता है नेटवर्किंग का मतलब। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच, जिसको हम शॉर्ट में PRA भी बोलते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, आंसर आ जाएगा ग्रामीण विकास में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। ठीक है। इनपावरमेंट का अर्थ क्या होता है? इनपावरमेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। में एक्शन रिसर्च का उपयोग क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 83 का आंसर आ जाएगा समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करने के लिए। संगठन में ट्रस्ट बिल्डिंग का क्या महत्व है? ट्रस्ट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आ जाएगा पारदर्शिता और सहभागिता बढ़ाने के लिए। सामुदायिक संगठन में सस्टेनेबिलिटी प्लान क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो 85 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए। ए आंसर आएगा। सामुदायिक संगठन में एडवोकेसी स्ट्रेटेजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, तो आंसर आ जाएगा बी, सामुदायिक अधिकारों और नीतियों के समर्थन जुटाने के लिए। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का क्या उद्देश्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा समुदाय के सदस्यों को योजना प्रक्रिया में शामिल करना। यही इसका राइट आंसर आएगा। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए अब हम बढ़े और क्या पूछा जा रहा है? पूछा ये जा रहा है, ध्यान से देखिए, सामुदायिक संगठन में ग्रास रूट लेवल का क्या मतलब होता है? तो क्या मतलब होता है? तो ये होता है ग्रास रूट लेवल का अगर आपको मतलब पूछ लिया जाए तो आप लगाना स्थानीय स्तर के संगठन और गतिविधियां। इस सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपको सस्टेनेबिलिटी का मतलब तो मैंने बता दिया था, दीर्घकालिक। और कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी इसका राइट आंसर। सामुदायिक संगठन में रिस्क मैंने असेसमेंट क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा संभावित जोखिमों को पहचानने और योजना बनाने के लिए। 91 समुदाय में संसाधनों का मानचित्रण का उद्देश्य क्या है? तो यह है उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। में सामाजिक न्याय का क्या महत्व है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। सामुदायिक संगठन में आधार रेखा सर्वेक्षण क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है समस्या की स्थिति का अध्ययन करने के लिए। 4 सामुदायिक संगठन में फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है? फीडबैक का मतलब होता है कि सुधार की संभावनाओं को समझने के लिए। फीडबैक आपको पता है ना कि जब आपको कोई सर्विस देता है तो लास्ट में वो आपसे बोलता है कि भाई हमारी सर्विस कैसे लगी, फीडबैक दो। तो वही होता है फीडबैक का मतलब। भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना कौन सा कार्य कठिन होता है? तो कौन सा कार्य कठिन होता है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा योजना बनाना भी कठिन होता है, समस्या को समाधान भी कठिन होता है, नेतृत्व प्रदान करना भी कठिन होता है। आंसर आ जाएगा डी। सामुदायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको बता देता हूँ, 96 का आंसर आ जाएगा बी, संवाद और सहभागिता। संवाद और सहभागिता सामुदायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। ये वो क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सामूहिक प्रयास। तो सामुदायिक संगठन में कौन सा गुण आवश्यक है? तो ये है पारदर्शिता। में एक्शन प्लान का महत्व क्या है? एक्शन प्लान का महत्व क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा कार्यों को संरचित करना। बी आंसर आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपके
प्रबंधन से रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट करिए, आपको और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।